हेलो स्टूडेंट, अब इसके बाद आज मैं आपको पहले अभी मैंने आपको दो थ्योरी एक्सप्लेन की थी, नेट ऑपरेटिंग थ्योरी एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड नेट इनकम थ्योरी। दो थ्योरी मैंने आपको डेविड ड्यूरेंग वाली एक्सप्लेन की थी। इसके बाद हम आते हैं मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी पर, कि मोदी गिलियानी मिलर ने भी इसी सेक्टर में कुछ थ्योरी जो है वो प्रोवाइड की थी। और मोदी गिलियानी मिलर, ये दो ऑथर्स आपके, मोदी गिलियानी और मिलर, दोनों ने मिलकर के कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए एक थ्योरी दी थी कि किस स्टाइल से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या इम्पैक्ट होता है। तो दे हैव डिस्कस दिस थ्योरी इन टू सिचुएशंस। उन्होंने सेम दोनों थ्योरी को अपनी थ्योरी में मिक्स कर लिया, जो स्टार्टिंग में आप अब तक पढ़ चुके हो। उन दोनों थ्योरी को मिलर और मोदी गिलियानी ने अपनी थ्योरी में मिक्स कर लिया। तो दे हैव स्टडी दिस थ्योरी इन टू सिचुएशन, फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। पहली बार जब आपके कॉर्पोरेट टैक्स है और दूसरा जब आपके कॉर्पोरेट टैक्स नहीं हो। तो दो सिचुएशंस जैसा उस थ्योरी में डेविड ड्यूरेंट ने माना, एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसी स्टाइल से व्हेन देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स एंड व्हेन देयर आर कॉर्पोरेट टैक्स, की जब कॉर्पोरेट टैक्स हो तो क्या सिचुएशन होगी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट कैपिटल के आने के बाद, और जब कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो नहीं हो तब क्या सिचुएशन होगी। तो एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स सबसे पहले अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। सपोज कीजिए कंट्री में टैक्स नाम का कोई स्ट्रक्चर, कोई स्लैब कुछ भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ टैक्स, टैक्स है ही नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर पे। देन फर्स्ट, इफ देयर इज नो corporate tax, then change in capital structure do not bring any change in total value of firm। अब वो क्या कहना चाह रहा है, जो बात देखिए, if there is absence in corporate tax, सपोज कीजिए आपकी इकोनॉमी में कॉर्पोरेट टैक्स की एब्सेंस है, नहीं है, देन द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, then do not bring any change in total value of firm, तो आपकी फर्म की टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी फर्म की टोटल वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी। तो अब जैसे आपने डेप्ट को इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, उसका कुछ भी इम्पैक्ट आपकी फर्म की टोटल वैल्यू पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स होता तो फर्क पड़ता है कि टैक्स से पहले इनकम जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेड होता है, फिर अर्निंग बचती, बट अब ऐसा नहीं है, टैक्स तो है ही नहीं, इस वजह से फर्म की वैल्यू पर चेंज नहीं होगा। एंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म, और फर्म की ओवरऑल वैल्यू पर भी नहीं चेंज होगा। देन देयर इज नो चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म इफ वी चेंज इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो इन दोनों का, हमारे इन चेंजेस का हमारी वैल्यू पर और ओवरऑल उस पर नहीं पड़ेगा। द रीजन ऑफ द डेप्ट कैपिटल इज चीपर एंड इट इज मोर यूज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब उन्होंने कारण क्या बताया है कि द डेप्ट कैपिटल इज चीपर, जो हमारी डेप्ट कैपिटल है वो ऑलमोस्ट बहुत सस्ती पड़ती है, एंड इट इज मोर यूज्ड इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, और हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देखो क्या कारण बताया इन्होंने कि डेप्ट कैपिटल इज मोर चीपर, डेप्ट कैपिटल जो होगी, डेप्ट कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो कैपिटल सस्ती मिलती है, लोअर कॉस्ट पर इजी गोइंग अवेलेबल हो जाती है, एटलीस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर में उसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। एंड इंक्रीज इन द एक्सेप्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इससे क्या होगा, this situation is increase the acceptations of equity shareholder। If we change our capital structure, we use more debt capital, why, because debt capital cost is lower in comparison than equity capital, and debt is cheaper, so we use more, and this changes increase the acceptations of equity shareholder। ऐसा चेंज इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सेप्टेशंस को बदल देता है। अब वो क्या चाहते हैं, जब ज़्यादा लाभ हो रहा है
तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि अगर सस्ती वो पूंजी मिल रही है तो एटलीस्ट हमारी कैपिटल कॉस्ट हो जाए. देन द एक्सेप्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज इन the cost of equity share and this increase in the cost of equity share. अब क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सेप्टेशंस इंक्रीज हो गई एंड दिस इंक्रीज इन द कोस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और आपके इक्विटी की जो कैपिटलाइजेशन की कोस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड द बेनिफिट ऑफ लो डेप्ट, जो बेनिफिट आपको लो डेप्ट से मिल रहा था, इट इज ऑफसेट, it is offset by increase in cost of equity capital. और वो क्या होगा, जो आपको सस्ते डेप्ट को इशू करने पर जो बेनिफिट मिल रहा था, these benefits are offset by increasing the acceptations and cost of equity. cost of equity अब आपकी हाई हो गई क्योंकि उनकी एक्सेप्टेशंस बढ़ गई. then the benefit from debt is offset by the high cost of इक्विटी. बट ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है, ओवरऑल जो आपकी कैपिटल है, इट इज रिमेन सेम. आपके केओ में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट. ये मोदी गिलानी मिलर करा. अब मोदी गिलानी मिलर ने जो बात बताई एक बार वापस देख लो. मोदी गिलानी मिलर ने 2 में बताया एब्सेंस ऑफ इनकम टैक्स, presence of corporate tax, absence of corporate tax. When corporate tax are absent, then there is no change in, then there is no corporate tax, then change in capital structures do not bring any change in total value of firm. total value of firm में कोई change नहीं लाएगा. if we use more debt because they are cheaper in comparison than equity, then the acceptations of equity will be high and the cost of equity capitalization is high and the balance is offset. debt का profit equity की cost से offset हो जाएगा and the value of firm is constant. firm की value remain constant रहेगी. more used in debt beyond a certain limit. अब अगर हम continuous debt का use कर रहे हैं beyond a certain limit, एक certain limit के बाद जा कर के भी फर्म में डेप्ट का यूटिलाइजेशन कंटिन्यूस हो रहा है, देन द फाइनेंशियल रिस्क एनकेडी विल इंक्रीज. तो फिर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल रिस्क और कॉस्ट ऑफ डेप्ट इट में भी पॉसिबल हाई हो. जब आप कंटिन्यूस उधार ला रहे हो तो आपकी डिमांड डेप्ट की इंक्रीज हो रही है, इट में भी पॉसिबल कि डेप्ट की कॉस्ट हाई हो जाए. तो ये कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि मोर यूज ऑफ डेप्ट बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, उसके एक ऑप्टिमम लेवल के पास जाकर के भी आप डेप्ट का यूज कर रहे हो, देन द फाइनेंशियल रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल हाई. दोनों चीजें बढ़ जाएगी, रिस्क भी इंक्रीज होगी और आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी इंक्रीज हो जाती है एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल डाउन. अब जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेप्ट हाई हो रही है देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल डाउन, क्योंकि आपको पता है डिवेंचर होल्डर को ज़्यादा देना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल डाउन एंड अगेन बैलेंस्ड, और वापस एक बैलेंस्ड की सिचुएशन आ जाती है. देन अगेन देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म. फर्म की ओवरऑल वैल्यू में, ओवरऑल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होगा. तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि आपने डेप्ट का ज़्यादा यूज़ किया, आपने इसका ज़्यादा यूज़ किया, दोनों के यूटिलाइजेशन से आपका जो बैलेंस है वो ऑफसेट हो गया. और वो कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ टू फर्म आर आइडेंटिकल. ये कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ टू फर्म आर आइडेंटिकल, दो फर्म है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन एक्सेप्ट इन एक्सक्लूडिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. दो फर्म है, दोनों की ईबीआईटी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक अंतर है कि वन इज लीवर्ड एंड अदर वन इज अनलीवर्ड फर्म. इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सब चीजें दोनों फर्मों की सेम है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू फर्म आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर. उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को हम छोड़ दें, इसके अलावा ये दोनों बिल्कुल सेम है. देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ कैन नॉट बी
सेपरेटेड, तब इनकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और ये जो केओ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड आइडेंटिकल इन बोथ, अच्छा कैन नॉट बी सेपरेटेड, अब आप इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हो। एंड आइडेंटिकल इन बोथ थ्रू द आर्बिट्रेज ऑपरेशंस, और ऐसे एक आर्बिट्रेज ऑपरेशंस होते हैं इसमें जिनसे ये वापस दोनों सेम लेवल पर आ जाएगी। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों फर्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों सेम रहेगी, क्योंकि सम आर्बिट्रेज एक्टिविटीज ऑपरेशंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेज ऑपरेशंस? परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द लो कॉस्ट मार्केट, कि क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटी को कहाँ से परचेज करते हैं, जहाँ पर इसकी कॉस्ट लो होती है, और सेल कहाँ करते हैं, जहाँ इसकी कॉस्ट हाई होती है। एंड सेल इन हाई कॉस्ट मार्केट एंड टोटल वैल्यू आप, तो इस स्टाइल से जब आप लो से परचेज करते हो और हाई में सेल कर देते हो तो वापस आपका बैलेंसिंग सिचुएशन आती है। आप लो से परचेज करोगे, हाई में सेल करोगे, अब अगर हाई में ज़्यादा वो होगी तो वहाँ भी डाउनफॉल आएगा और ये दोनों अगेन बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो मोदी गिलियानी मिलर बोल रहा है कि ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिस एक्टिविटी के बिहाफ पर वापस जो है वो बैलेंस एक सेम लेवल पर आ जाता है। देन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए फर्म की जो टोटल वैल्यू होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। देन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बाय द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस का फर्म की टोटल वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देन व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी? अब इस थ्योरी की अजम्पशंस क्या है? इस थ्योरी ने बहुत सारी अजम्पशंस को रख रखा है। देन assumptions है इसकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। फर्स्ट assumptions कह रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल फ्री कॉस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, टोटल इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल रहती है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो कॉस्ट का हो, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो डेप्ट का हो, किसी का भी इन्वेस्टर्स हो, उसके लिए मार्केट में सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पर टोटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। फर्स्ट अजम्पशंस, ताकि उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो उसको पता चला कि वेयर इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डाउन एंड वेयर इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हाई, उसको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है मार्केट में। उसके बाद है सिक्योरिटीज आर इन्फिनेटली डिवाइजेबल, सिक्योरिटीज जो है वो इन्फिनेटली डिवाइजेबल है, आप उनको किसी भी फॉर्म में, किसी भी पीसेज में, किसी भी टुकड़े में आप उनको परचेज कर सकते हो। मार्केट में सिक्योरिटीज स्मॉल एंड स्मॉल क्वांटिटी में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर दूसरी एजम्पशंस है कि इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इजी गोइंग डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में अवेलेबल हो सकती है, वो इसकी स्प्लिटिंग कर सकता है, वो छोटे से रूप में भी वो सिक्योरिटी को परचेज करने में एलिजिबल है। थर्ड है नो टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, किसी स्टाइल का कोई भी टैक्स नहीं है, ये इसकी असम्पशंस है, क्योंकि अगर टैक्स होता तो फिर डेप्ट कैपिटल वाली फर्म होती उसकी वैल्यू हाई हो जाती। देन देयर इज नो टैक्स। फिर असम्पशन से डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, इट मीन्स टोटल जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन पे आउट रेशियो इज 100%, किसी स्टाइल का कुछ भी नहीं काटा जाता, आपका टोटल जितना प्रॉफिट हुआ है टोटल उतना का उतना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स आर फ्री टू सेल एंड बाय सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, वो कितनी ही बार सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं और मैनी टाइम्स वो सिक्योरिटी को परचेज भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर फ्री है। उसके बाद है EBIT इज नॉट अफेक्टिंग यूजिंग डेप्ट कैपिटल, आपकी जो EBIT है इट इज नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट assumptions है EBIT इज नॉट अफेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ डेप्ट कैपिटल, आप डेप्ट कैपिटल कितने भी यूज करो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन योर EBIT, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही का वही रहेगा, वही का वही सेम रहेगा। उसके बाद है कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट जो है
वो आपका एक परफेक्ट मार्केट है, वेयर a lot of sellers and lot of buyers are available. तो कैपिटल मार्केट की जो सिचुएशन है, इट इज परफेक्ट कंपटीशंस मार्केट है, एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल एंड हैविंग परफेक्ट नॉलेज, और सारे इन्वेस्टर्स रेशनल है नेचर में एंड हैविंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है कि उनको सिक्योरिटी कहाँ से परचेज करनी है और कहाँ से सेल करनी है. तो इन्वेस्टर्स जो है उनको हैविंग परफेक्ट नॉलेज एंड द शेप ऑफ मार्केट इज अगेन परफेक्ट. उसके बाद है होमोजीनियस रिस्क इन ऑल फर्म. जितनी भी फर्म इस मार्केट में है, दे हैविंग होमोजीनियस रिस्क. फर्म होमोजीनियस रिस्क फॉर ऑल फर्म. फर्म कैन डिवाइडेड. अब ये जो देखिए यहाँ पर ये जितनी भी फर्में हैं उनकी जो रिस्क है वो होमोजीनियस है. यहाँ कह रहा है कि फर्म आर डिवाइडेड. फर्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी, डिफरेंट टाइप्स की जो है कैटेगरी उसमें डिवाइड किया. एंड कैटेगरीज डिपेंड अपॉन देयर अर्निंग सिस्टम. उनका जो अर्निंग सिस्टम है, इस कैटेगरी को जो डिवाइड किया गया है वो उनके अर्निंग पे डिपेंड कर रहा है, उनके प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है. सेम प्रॉफिट वाली फर्म को सेम कैटेगरी में रखा गया है. अब सेम कैटेगरी की जितनी भी फर्म्स है उनका रिस्क लेवल भी सेम ही है. वापस समझना पड़ेगा इस बात को कि फर्म को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग लेवल. अर्निंग लेवल में सेम अर्निंग वाली फर्म को सेम कैटेगरी में रखा गया है. then the risk of same categories all firm is same. उस सेम कैटेगरी में आने वाली फर्म की सभी फर्मों की जो रिस्क होगी वो बिल्कुल सेम होगी. इट मीन्स ए कैटेगरी की फर्म की रिस्क सेम एंड बी कैटेगरी की फर्म की जो रिस्क होगी वो बिल्कुल सेम होगी. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन इजीली गेट लोन. दूसरी बात क्या है, इन्वेस्टर्स को इजी गोइंग मार्केट से लोन अवेलेबल हो रहा है. वो सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए मार्केट से वैसे ही लोन ले सकता है. एज वेल एज अ फर्म कैन बोरो मनी फ्रॉम मार्केट. जिस स्टाइल से एक फर्म को मार्केट से लोन मिल रहा है उसी कंडीशन, उसी शर्त, उसी पर इन्वेस्टर्स को भी लोन मिल रहा है. तो एक तभी तो वो सिक्योरिटी परचेज कर रहा है. अगर ऐसा थोड़ी कि फटाफट सिक्योरिटी परचेज करते जाओ अगर आपके पास मनी नहीं है, बट उसको भी लोन मिल रहा है. जैसे आपको लोन मिल रहा है उसको भी लोन मिल रहा है. तो ही और शी कैन बाय सिक्योरिटी फ्रॉम इजी गोइंग इन मार्केट बिकॉज दे हैविंग इजी लोन. उनको बहुत आसानी से बाजार से लोन मिल रहा है. इस वजह से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होता है वो भी आसानी से सिक्योरिटीज को परचेज कर पाता है. उसके बाद है के ओ एंड वी आर कांस्टेंट फॉर एनी कांस्टेंट फॉर एनी फर्म. के और वी जो है उसको हमने हर कैटेगरी की फर्म की के और वी को कांस्टेंट माना है कि ओवरऑल जो है कॉस्ट और वैल्यू ऑफ फर्म वो सेम कैटेगरी की फर्म की बिल्कुल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा. आपने डेब्ट कैपिटल को चेंज कर दिया, उसका इम्पैक्ट आपकी इन दोनों चीज़ों पर नहीं पड़ेगा. उसके बाद है के इंक्रीज मोर यूजेज ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर. एक अजम्पशंस ये मानिए कि अगर के इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा माना गया है कि लोग डेब्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे. डेब्ट कैपिटल का जो यूजेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. अब लोग उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई हो रही है इसलिए डिवेंचर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. एंड TVF मस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ लीवरेज. और TVF जो है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ लीवरेज, आपके लीवरेज का कोई सा भी डिग्री हो, किसी भी कैटेगरी की डिग्री हो, आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी. तो मोदी, गिलियानी, मिलर ने इस स्टाइल से अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन को एक ब्रीफली डिस्क्राइब थ्योरी के वे में बताया है. फिर आगे इसने आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना भी दिखाया है कि हम किस स्टाइल से इसके थ्रू जो है लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं. अभी केवल मात्र एक ही थ्योरी है, ये मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूस में चल रहे हैं. थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको तो आपको 1, 2, 3 का नाम दे दिया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है तो बीच में ही कट हो जाता है.
तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को फॉलो कर सकते हो, जैसा भी इसमें आगे बताया गया है।